Good evening, everyone. Am I audible? Garima, kindly reply. Shruti, am I audible? My voice is clear. Okay, let's start. जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है कि हमने ऑलरेडी कल की क्लासेस में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट कंप्लीट कर लिया था। और आज फैमिली लॉ का जो हमारा दूसरा एक्ट है, दैट इज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट में बेसिकली जो भी लॉज होंगे रिलेटेड टू द एडॉप्शन एंड रिलेटेड टू द मेंटेनेंस, है ना। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एज पेरेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ अनमैरिड डॉटर, सारी चीजों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो ये जो एक्ट है हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सो इस एक्ट का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है एडॉप्शन से रिलेटेड, जो भी लॉज हैं रिलेटेड टू एडॉप्शन उससे डील करता है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है इस एक्ट का वो बात करता है मेंटेनेंस के टर्म्स में। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देख भी रहे हैं कि एक्ट का ही नाम क्या है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, है ना। सो ये एक्ट जो है पहले तो एडॉप्शन से जितने भी लॉज हैं उससे बात करेगा फर्स्ट पार्ट में, एंड दूसरे पार्ट में जो है मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसके बारे में बात करेगा। और इसी एक्ट को हम लोग बोलते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 1 डील्स विद द शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, है ना। बेसिकली दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 बोलेंगे। जो हमारा सब क्लाउज 2 है सेक्शन 1 का, वो बात करता है इसके इन्फोर्समेंट की, कि ये जो एक्ट है कहां तक इन्फोर्सिबल होगा, द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया पे होगा या एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो चूंकि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है उसमें क्या है, दिस एक्ट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारा एक्ट है पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्मिटी के साथ एप्लीकेबल होगा, है ना। तो सेक्शन 1 में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी एक्ट्स में देखा है कि जो हमारा सेक्शन 1 होता है वो हमेशा बात करता है शॉर्ट टाइटल के बारे में जिसमें कि उस एक्ट का नाम होता है, और जो दूसरा क्लाउज होता है जनरली वो इन्फोर्समेंट या एक्सटेंड की बात करती है। तो एज इट इज वही पैटर्न को यहाँ भी फॉलो किया गया है। सो नाउ सेक्शन 2 जो है हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, इट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, कि अपॉन हुम दिस एक्ट विल अप्लाई, है ना। तो इसको भी हम लोगों ने पहले भी देखा है बट आज हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि दिस एक्ट विल अप्लाई टू ऑल दोज पर्सन हुज रिलीजन इज हिंदू, है ना। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या है, हिंदू है किसी भी फॉर्म में या किसी भी डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो उसको उसके ऊपर ये जो एक्ट है हमारा क्या करेगा, अप्लाई करेगा, है ना। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, वीरा शिवा, लिंगयत और फॉलोवर ऑफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज, दीज आर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदूज, है ना। उसी का एक फॉर्म है, हिंदू का ही क्या है, ये फॉर्म है। तो कोई भी पर्सन जिनका रिलीजन क्या है, हिंदू है, तो उसके ऊपर हमारा जो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 विल अप्लाई। एंड आफ्टर दैट द पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम द बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, अगर कोई भी पर्सन जो है बिलोंग करता है बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन से, तो उसके ऊपर भी जो हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है अप्लाई करेगा एज इट इज, है ना। इस बात का ध्यान देना है। जो हमारा थर्ड क्लाउज है यहाँ पे, थर्ड सबसेक्शन है जो सी है, वो क्या बात करता है, एक है ना वाइडर डायमेंशन प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट को। यहाँ पे ये बोलता है कि टू एनी अदर पर्सन, है ना, हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जूइश। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है या क्या है, जूइश है, तो इसके अलावा जितने भी अदर पर्सन है एक्सेप्ट दीज फोर रिलीजन, है ना। ये क्या है हमारा, पहला मुस्लिम,
क्रिश्चियन एंड पारसी एंड ज्यूज, इसको छोड़ के अदर देन दीज रिलीजन, है ना, इसको छोड़ के जितने भी लोग हैं किसी अदर रिलीजन में, उसके ऊपर जो है हमारा क्या है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि हमारा सेक्शन 1 जो है ये बोलता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड इट मे एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। एंड दिस एक्ट एप्लीकेबल टू दोज पर्सन हु बिलोंग फ्रॉम द हिंदू रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन, जैन रिलीजन एंड सिख रिलीजन, ठीक है ना। और अपार्ट किस पे अप्लाई नहीं करेगा ये एक्ट, तो अगर कोई भी पर्सन जो है मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई अगर क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई पारसी रिलीजन से बिलोंग करता है, या कोई जूइस है, तो उसके ऊपर ये जो लॉज है हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। सो लेट्स डायरेक्टली स्विच टू सेक्शन 6 of Hindu Adoption and Maintenance Act. This is very important section. ये सेक्शन क्या बात करता है, व्हाट आर दी वैलिड कंडीशन फॉर एडॉप्शन, कि किसी को भी एडॉप्ट करने के लिए, एडॉप्शन में देने के लिए, या एडॉप्शन में किसी को लेने के लिए कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, और किसका एडॉप्शन हो सकता है, ये सारी बातें जो है सेक्शन 6 में बताए गए हैं। तो सेक्शन 6 का जो हमारा मार्जिनल नोट है वो क्या बात करता है, रिक्विजिस्ट फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। सो देखोगे आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो एडॉप्शन शैल टेक प्लेस, है ना, कि कोई भी एडॉप्शन जो है वो नहीं होगा जब तक कि जो नीचे दिए गए 4 कंडीशन है वो फुलफिल ना हो जाए, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन क्या है हमारा, द पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन, यानी कि अगर जो कोई पर्सन किसी को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके पास वो प्रॉपर कैपेसिटी होनी चाहिए अडॉप्शन करने के लिए, और उसके पास अडॉप्शन करने की राइट होनी चाहिए, तभी वो पर्सन जो है किसी को अडॉप्ट कर सकता है। दूसरा क्या है, द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो, यानी कि जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि जो पर्सन जो है अडॉप्ट करना चाहता है ना, उसके पास भी क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, उसके पास राइट होना चाहिए किसी को अडॉप्ट करने के लिए। उसी तरीके से हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो बात बोल रहा है कि अगर कोई किसी को अडॉप्शन में देना चाहता है तो उसके पास भी अडॉप्शन में देने के लिए कैपेसिटी होना चाहिए, यानी कि उसके पास इंटाइटलमेंट होना चाहिए कि वो किसी को भी अडॉप्शन में दे सकता है ना। थर्ड जो हमारा पर्सन पॉइंट है वो क्या है, द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन द अडॉप्शन, यहाँ पे बात हो रहा है जिसकी अडॉप्शन हो रही है उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अडॉप्शन में जा सकता है या उसका अडॉप्शन किया जा सकता है ना। एंड लास्ट क्या है, द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर, यानी कि अपार्ट फ्रॉम द कैपेसिटी एंड राइट देयर आर आल्सो अदर थिंग which has to be fulfilled by the person who is giving any person in adoption or who is taking any person in adoption। तो ये हमारा 4 कंडीशन है जो कि बताता है कि हाँ कि वैलिड एडॉप्शन कैसे हो सकता है। तो पहला कंडीशन ये है कि जो एडॉप्शन में किसी को लेना चाह रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके पास राइट होना चाहिए कि वो किसी को अडॉप्ट कर सकता है। अगर कोई पर्सन किसी को अडॉप्शन में देना चाह रहा है तो उसके पास भी कैपेसिटी होना चाहिए कि किसी पर्सन को अडॉप्शन में वो दे सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जिस पर्सन का अडॉप्शन हो रहा है उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको अडॉप्शन में दिया जा सकता है या लिया जा सकता है। एंड द लास्ट इज कि जो अदर कंडीशंस हैं इस एक्ट में, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, उसको भी फुलफिल करने की जरूरत होगी, तभी हम कह सकते हैं कोई अडॉप्शन जो है वैलिड एडॉप्शन होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने बात किया सेक्शन 6 में, यहाँ पे कैपेसिटी की बात की गई है कि जो पर्सन एडॉप्शन में दे रहा है किसी को, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए एडॉप्शन में देने के लिए, या उसका ये राइट होना चाहिए एडॉप्शन में किसी को ना देने के लिए। तो वो राइट्स क्या है, वो कैपेसिटी क्या है, वो फर्दर सेक्शंस में डील किए गए हैं। जैसे कि सेक्शन 7 जो है वो बात करता है कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, कि अगर कोई मेल हिंदू है ना, वो उसकी क्या कैपेसिटी होगी कि जब वो किसी को अडॉप्ट कर सकता है, वो हमारे सेक्शन 7 में बताता है उसकी कैपेसिटी को कि क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए किसी को
अडॉप्ट करने के लिए इन अ केस ऑफ मेल। अगर आप एक मेल हो और आप किसी को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपके पास क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये सेक्शन 7 बात करता है। यहां पे क्या बात हो रही है, यहां बात हो रही है एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड। अगर कोई मेल हिंदू है वो क्या है, साउंड माइंड का है। दूसरा क्या है, एंड इज नॉट अ माइनर, हैज द कैपेसिटी टू टेक ऑन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। ठीक है ना। अगर कोई भी मेल हिंदू है जो कि साउंड माइंड को पोजेस करता है एंड ही इज मेजर ऑल्सो, देन ही हैज अ कैपेसिटी टू अडॉप्ट समवन, है ना। वो किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है। दैट इज क्लियर बाय सेक्शन 7। ये सेक्शन 7 में क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी मेल हिंदू का क्या कैपेसिटी होना चाहिए किसी को अडॉप्शन में लेने के लिए। तो पहला कैपेसिटी क्या है, ही मस्ट पोजेस अ साउंड माइंड, उसके पास साउंड माइंड होना चाहिए। एंड ही और सी मस्ट बी अ मेजर पर्सन। यहां पे चूंकि हम लोग मेल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे ही का बात करेंगे, यानी कि मेल के कैपेसिटी की बात हो रही है। तो वो जो मेल है वो मेजर होना चाहिए किसी को अडॉप्ट करने के लिए। नाउ प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग, अगर वो मेल हिंदू की जो वाइफ जो है लिविंग है, वो जीवित है अभी, है ना, ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, है ना। बोल रहा है कि अगर किसी मेल हिंदू की वाइफ जो है अलाइव है, जिंदा है, जीवित है, तो ऐसे केस में द कंसेंट ऑफ द वाइफ इज ऑल्सो नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड अडॉप्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन कंडीशन अब हो गया। पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है कि मेल जो अडॉप्ट करना चाह रहा है ही मस्ट पोजेस अ साउंड माइंड। दूसरा कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी अ मेजर पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर, यानी कि 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि कंसेंट मस्ट बी टेकन बाय द वाइफ व्हेन वाइफ इज अलाइव। अगर वाइफ जो है अलाइव है, इन दैट केस उस मेल को अपनी वाइफ से परमिशन लेना होगा, है ना, बिफोर द अडॉप्शन। ठीक है ना। विदाउट परमिशन अगर वो अडॉप्ट करता है तो अडॉप्शन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ अनलेस द wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court competent jurisdiction to be unsound mind। यानी कि जैसा कि हमने बात किया अभी कि तीन कंडीशन को फुलफिल करना होगा किसी को भी अडॉप्ट करने के लिए एक मेल को। पहला कंडीशन था कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था कि वो मेजर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन था कि उसको वाइफ से कंसेंट भी लेना उतना ही जरूरी है ना। बट कब वो इस कंसेंट को वेव ऑफ कर सकता है, कब उसको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए भी तीन कंडीशन है। पहला क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि अगर वो जो वाइफ है उसकी वो फाइनली क्या की है, रिनाउंस कर दी है वर्ल्ड को, यानी कि वो साधु सन्यासी ऐसा कुछ है ना बन गई है, तो ऐसे केस में कंसेंट ऑफ द वाइफ इज नॉट नेसेसरी। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर वाइफ जो है वो सीज कर गई है टू बी अ हिंदू, इट मींस व्हाट, इट मींस कि उसकी जो वाइफ है वो किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट कर गई है, तो ऐसे केस में भी कंसेंट इज ऐसे केस में भी consent is not required। And the third one is if any court declare the wife is unsound, in that case the consent of wife is not required, है ना। तो सेक्शन 7 को अगर हम लोग समअप करते हैं तो इसमें तीन कंडीशंस की बात होती है। अगर कोई मेल हिंदू जो है किसी को अडॉप्ट करना चाहता है तो ही मस्ट possess a sound mind, he must be a major and he has to take the consent from the wife before adoption, है ना। बट वाइफ का कंसेंट कब नेसेसरी नहीं होगा, है ना, तो वो तीन कंडीशन है। पहला कि जब वाइफ जो है वो रिनाउंस कर दी है वर्ल्ड को, है ना, बाय एंटरिंग इनटू अ रिलीजियस ऑर्डर, है ना, साधु सन्यासी ऐसे कुछ रिलीजियस ऑर्डर में वो चली गई हैं। दूसरा क्या है, वाइफ अगर वो सीज कर गई हैं टू बी अ हिंदू ड्यू टू दी कन्वर्जन, है ना। तीसरा क्या है, अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा वाइफ को अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ऐसे तीन कंडीशंस हैं कि जहां पे हस्बैंड को या मेल को कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है यहां तक, एनी डाउट? एक एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, आप देखोगे सेक्शन 7 में एक एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ, if a person has more than one wife and the wife is living at the time of adoption, है ना,
ठीक है, द कंसेंट ऑफ ऑल द वाइफ इज necessary unless the consent of any of them is unnecessary for any of the reason specified in the preceding प्रोविजन। ठीक है ना, यहाँ पे बात बोल रहा है, एक सिचुएशन है कि अगर कोई मेल जो है उसकी क्या है, मोर देन वन वाइफ है, तो ऐसे केस में जितनी भी उसकी वाइफ है जो कि लिविंग है एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, ही हैज टू टेक द कंसेंट फ्रॉम ऑल दी वाइफ। ठीक है ना, सारे वाइफ से उसको कंसेंट लेना होगा, अदरवाइज वो एडॉप्शन नहीं कर सकता है। इसमें भी वही बात है कि कब जो है कंसेंट उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में बात किया, प्रीवियस प्रोविजन में, कि अगर वाइफ जो है रिनाउंस कर दी है वर्ल्ड किसी भी रिलीजियस ऑर्डर में इंटर करके, या वो सीज हो गई है टू बी अ हिंदू, या थर्ड कंडीशन है हमारा कि किसी कोर्ट के द्वारा उसको अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ऐसे केस में जो कंसेंट ऑफ वाइफ जो है रिक्वायर्ड नहीं होगा टू बी अ वैलिड एडॉप्शन, है ना। तो इन सब बातों को आपको सेक्शन 7 में ध्यान रखना है। पहले सेक्शन 6 क्या बात करता है, वैलिड रिक्विजिट फॉर एडॉप्शन, कि वो क्या कंडीशंस हैं जिसके थ्रू आप किसी को भी वैलिडली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें 4 कंडीशंस दे रखे थे। पहला कंडीशंस क्या था कि जो एडॉप्शन में किसी को दे रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए एडॉप्शन में देने के लिए। अगर कोई एडॉप्शन में किसी को ले रहा है तो उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि किसी को एडॉप्शन में वो ले सकता है, और जिसका एडॉप्शन हो रहा है उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको एडॉप्शन में दिया जा सकता है। एंड द लास्ट कंडीशन इज अंडर सेक्शन 6 इज कि अदर जो कंडीशंस हैं टू बी अ वैलिड एडॉप्शन अंडर दिस कोड, ये कोड क्या है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर जो भी अदर प्रोविजन है एडॉप्शन के लिए, उस चीज को भी हम लोगों को फुलफिल करना होगा। सेक्शन 7 बात करता है किसी भी मेल के कैपेसिटी को रिगार्डिंग दी एडॉप्शन, कि कोई अगर मेल जो है किसी को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। तो पहला कैपेसिटी क्या है कि कोई भी अगर किसी को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बात करता है कि वो मेजर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि ही हैज टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द वाइफ when the wife is living at the time of adoption। अगर वाइफ जो है जीवित है एडॉप्शन के टाइम पे तो उसको कंसेंट लेने की जरूरत होगी। कब कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होगी वाइफ से, उसमें भी 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, जब वाइफ जो है रिनाउंस कर दी है वर्ल्ड को बाय एंटरिंग इनटू रिलीजियस ऑर्डर, है ना, साधु सन्यासी ऐसे चीजों में वो इन्वॉल्व हो गई या उसमें चली गई, तो ऐसे केस में कंसेंट ऑफ वाइफ नॉट रिक्वायर्ड होगा। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि अगर वाइफ जो है सीज कर गई है टू बी अ हिंदू, हिंदू होने से ड्यू टू दी कन्वर्जन, है ना। एंड थर्ड क्या है कि अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा उसकी वाइफ को क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर अनसाउंड माइंड का, तो ऐसे केसेस में जो है उसको वाइफ का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। एक और एक्सप्लेनेशन में हमारा एक कंडीशन था कि अगर कोई मेल की मोर देन वन वाइफ है तो ऐसे केस में ही हैज टू टेक दी कंसेंट फ्रॉम ऑल द लिविंग वाइफ्स, है ना, एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। यानी कि जब वो अडॉप्ट कर रहा है उस समय जितनी भी वाइफ उसकी लिविंग है सबसे उसको कंसेंट लेने की जरूरत होगी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 भी सिंपली बात करता है कि व्हाट आर द कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल टू टेक एनी पर्सन इन एडॉप्शन। ठीक है ना, अगर वो किसी को एडॉप्शन में लेना चाहती है तो फीमेल की कैपेसिटी क्या होगी, तो वाइस वर्सा ही होता है, बस हम लोग सिंपली इसको रीड कर लेते हैं। एनी फीमेल Hindu who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take a son or daughter in adoption। अगर कोई फीमेल है वो साउंड माइंड की है और वो माइनर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि सच फीमेल उसके पास क्या है, कैपेसिटी है किसी भी सन या डॉटर को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट इफ सी हैज अ हस्बैंड लिविंग she shall not adopt a son or daughter except with the consent of her husband, vice versa। जिस तरीके से सेक्शन 7 में हम लोगों ने देखा था कि husband has to take consent from the wife if she is living at the time of adoption, the same condition is applied for the female also, है ना, कि अगर कोई फीमेल का हस्बैंड जो है लिविंग है एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, देन सच फीमेल has to take permission or consent from the husband, then only she can take any son or daughter in adoption। इस बात को ध्यान रखना है ना। कब लेने की जरूरत नहीं है, सेम कंडीशन, अगर जो हस्बैंड जो है क्या किया है, फाइनली क्या किया, रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, है ना। दूसरा क्या है, वो हिंदू होने से
सीज हो गया है, यानी कि ड्यू टू कन्वर्जन वो किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है। तीसरा क्या है हमारा, कि किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, अनसाउंड माइंड। तो ये तीन कंडीशन फिर से अगेन सेम है फीमेल के लिए भी। अगर हस्बैंड जो है रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, अगर हस्बैंड जो है कन्वर्ट हो गया अदर रिलीजन में, या हस्बैंड जो है अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द कोर्ट, तो ऐसे केस में वाइफ को जो है अपने हस्बैंड से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ एडॉप्शन। ठीक है ना। तो कैपेसिटी जो है हमारा मेल और फीमेल का दोनों सेम है। यानी कि आप अगर किसी को अडॉप्ट करना चाहते हो, किसी भी सन या डॉटर को, तो ऐसे केस में आपको साउंड माइंड की होने की जरूरत है, आपके पास साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरा, आप मेजर होने चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यू यू हैव कैपेसिटी टू अडॉप्ट एनी पर्सन अंडर द adoption for the male as well as for the female also under section 7 and section 8 respectively. Okay, now section 9 talks about the पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। यहां पे तो बात हुआ जो एडॉप्शन में लेना चाहता है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। अब यहां पे बात हो रहा है सेक्शन 9 कि जो पर्सन किसी को एडॉप्शन में देना चाहता है, तो उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए एडॉप्शन में किसी को देने के लिए, ये हमारा सेक्शन 9 बात करता है। आप यहां पे देखोगे सेक्शन 9 का जो मार्जिनल नोट है वो बात ही करता है पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, है ना। नो पर्सन, no person except father or mother or the guardian of a child shall have the capacity to give the child in adoption। यानी कि किसी भी माइनर का, है ना, एडॉप्शन तभी हो सकता है जब उसके फादर, मदर या उसके जो गार्जियन है वही एडॉप्शन में किसी को दे सकते हैं। अदर देन दैट कोई भी किसी भी पर्सन को एडॉप्शन में नहीं दे सकता है ना। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 4, the father or the mother if alive shall have a equal right to give a son or daughter in adoption। ठीक है ना। तो यहां की अगर मान लो एक सिचुएशन है कि जहां पे फादर एंड मदर दोनों अलाइव हैं, तो दोनों का कंसेंट चाहिए किसी को एडॉप्शन में देने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि फादर जो है अपने मन से विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ अपने सन को किसी को एडॉप्शन में दे दे। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। यानी कंसेंट ऑफ द मदर एंड फादर जो है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, दोनों का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। दूसरा बात क्या है, प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय आइदर ऑफ देम सेव विद द कंसेंट ऑफ द अदर अनलेस, है ना, वन ऑफ देम हैज कंप्लीटली। यहां पे क्या बात हो रहा है कि यहां पे दोनों का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा एज आई सेड अर्लियर, बट कब जो है किसी दूसरे का कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा, फिर से वही कंडीशन आ जाएगा कि अगर फादर या मदर में से कोई भी एक अगर क्या किया है, फाइनली क्या किया, रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या वो सीज हो गया है टू बी अ हिंदू होने से, या फिर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऐसे केस में जो है कंसेंट ऑफ द वाइफ जो है रिक्वायर्ड नहीं होगा। ओके, नो सर। गरिमा जी कुछ आप बोल रही थी, आपने लिखा है नो सर, फॉर व्हाट, एनी डाउट? एनी डाउट गरिमा? If you have any doubt, please write in the comment box. आपने कोई डाउट नहीं है? अच्छा, उसके लिए बोला नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। हम्म। नहीं, एडॉप्शन सेंटर कोई ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऑर्फनेज है, ठीक है ना, तो वो बहुत सारे गवर्नमेंट से टाई अप होती है। ठीक है, वहां पे कुछ ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि रेगुलेट करते हैं एडॉप्शन को। क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दिया जाए उनके इंडिपेंडेंटली, तो जो ऑर्फनेज वाले होते हैं उसको अदर मीन्स के लिए यूज कर सकते हैं एडॉप्शन को, है ना। हो सकता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए वो सेल कर रहे हो, है ना। एक चीज और यहाँ पे बात है कि एडॉप्शन कभी भी, है ना, कंसिडरेशन के तौर पे नहीं होता है, उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। कि अगर आप बोलोगे कि नहीं हम पैसा दे रहे हैं और उसके बदले में किसी को एडॉप्शन में लेना है, तो वो वैलिड एडॉप्शन नहीं होगा। हमेशा एडॉप्शन जो होगा क्या होगा,
विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, है ना, या वो ग्रेटिट्यूस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। और जहां पे ऑर्फनेज भी होते हैं वहां पे गवर्नमेंट के एक ऑफिसर रहते हैं, अडॉप्शन से पहले वो सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है ना, कि उनका कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है, कोई इलविल मोटिव तो नहीं है। वो सारी चीज इंश्योर करने के बाद ही किसी को अडॉप्शन में दिया जाता है ना। ये तो अभी हम लोग सिंपल रूल बात कर रहे हैं कि भाई मेल का कैपेसिटी क्या होगा अडॉप्शन में लेने के लिए, या फीमेल का कैपेसिटी क्या होगा जब किसी को अडॉप्ट वो कर सकता है। जैसे सेक्शन 9 हमने बात की कौन अडॉप्शन में दे सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो फादर है, मदर है या गार्जियन है, वही सिर्फ अडॉप्शन में किसी को दे सकता है। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे कंसेंट जो है, अगर किसी को अडॉप्शन में देना है तो मदर और फादर दोनों का कंसेंट जरूरी है। वो कुछ कंडीशन है जहां पे कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, वही केस है कि अगर कोई भी मदर या फादर के केस में अगर कोई भी रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या वो कन्वर्ट हो गया था रिलीजन में, वो सीज हो गया है ना हिंदू होने से, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो गया, तो ऐसे केस में कंसेंट तुम उससे क्या लोगे, है ना। क्योंकि उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अनसाउंड माइंड का है, उससे तुम कंसेंट लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में तो अडॉप्शन हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्ट जो है लिबरल हुआ है कि अगर आइदर दी मदर या फादर जो भी हैं अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं तो ऐसे केस में रिक्वायर्ड नहीं होगा, है ना। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9 के सब क्लाउज 4 को। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सेक्शन 4, सॉरी, सब क्लाउज 4 ये बात करता है सेक्शन 9 का, वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड, है ना। एक सिचुएशन है कि जहां पे मदर और जो फादर हैं वो दोनों क्या हो गए हैं, डेड हो गए हैं, और हैव कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। या तो वो मर गए हैं, या उन्होंने क्या किया, रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को बाय एंटरिंग इनटू अ रिलीजियस ऑर्डर। साधु सन्यासी दोनों लोग बन गए, माता पिता दोनों, है ना। और हैव abandoned the child or have been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, है ना। या तो उनको कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया है, अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया, किसको, दोनों को, फादर को भी और मदर को भी। और वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, है ना। और जहां पे एक सिचुएशन और है कि जहां पे पता ही नहीं है कि इस बच्चे का फादर या मदर पेरेंट कौन है ना, ऐसे केस में द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड में गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो जहां पे बात हो रहा है कि जहां पे पेरेंट्स जो हैं दोनों क्या किए, मर गए। जैसे हम लोग सुनते थे ना कि भाई एक्सीडेंट हो गया और मेरे मम्मी पापा दोनों का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, है ना, वो सिचुएशन है यहाँ पे, जैसे मूवीज में भी तुम लोग देखे होंगे। दूसरा क्या है कि अगर फादर मदर जो है बहुत ज्यादा डिवोटी हो गए हैं और उन्होंने क्या लिया, सन्यास ले लिया, रिनाउंस कर दिया इस वर्ल्ड को, है ना, वो साधु सन्यासी या किसी आश्रम में चले गए, वो केस हो गया। तीसरा केस हमने क्या बोला कि किसी कोर्ट के द्वारा मदर और फादर दोनों को क्या कर दिया गया, मतलब सॉरी अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है ना यार। और चौथा केस क्या है कि जहां पे उस लड़के का या लड़की का जो हमारा चाइल्ड है उसका पेरेंटेज ही क्लियर नहीं है कि कौन इसके फादर है मदर है, तो ऐसे केस में अडॉप्शन कैसे होगा, कौन दे सकता है उनका अडॉप्शन। क्योंकि हमने पहले क्या देखा कि ओनली फादर मदर एंड गार्जियन ही दे सकते हैं। जब फादर मदर नहीं है तो कौन बच गए, गार्जियन बच गए। तो गार्जियन जो है वो अडॉप्शन में उस बच्चे को किसी को भी दे सकते हैं, इवन उस बच्चे को खुद भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बीइंग अ गार्जियन। ये हमारा सेक्शन 9 सब क्लॉज 4 क्लियर करता है, ठीक है ना जी। कोई डाउट। चलो आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं, कल की क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना। थैंक यू। ठीक है जी।